बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेर बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, IMF का जायज़ा मिशन पाकिस्तान आया हुआ है और उसके पहले हफ्ते की मुलाकातें हो गई हैं। टेक्निकल वफ़द के जो मामलात थे, जो मुलाकातें थी, जो मीटिंग्स थी, हो गई हैं और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात अब पीर से शुरू होंगे। 2 हफ्ते के लिए ये वफ़द आता है जायज़ा मिशन और इसमें मुख्तलिफ हवाले से पॉलिसीज़ को डिस्कस किया जाता है और इसकी मकसद ये है कि जो हमने $1 अरब की अगली किस्त उन्होंने जारी करनी है, ये उसके लिए आता है कि जो मुतालबात या जो हमने उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया था कि हम उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं। इस हवाले से घबरा सारे रहे हैं लेकिन बता कोई नहीं रहा। और जब भी IMF का कोई भी वफ़द आता है, और गुज़िश्ता इस महीने के अंदर, पिछले महीने के अंदर बहुत से वफ़ूद आए मुख्तलिफ सतह के, वर्ल्ड बैंक का वफ़द भी आया और दीगर इदारों के वफ़द भी आए, लेकिन जब ये पाकिस्तान के अंदर IMF का वफ़द आता है तो पाकिस्तानी आवाम बहुत घबरा जाती है। या पाकिस्तान के किसी भी मिनिस्टर की या किसी की भी मुलाकात होती है IMF के वफ़द से तो घबरा जाती है, क्योंकि IMF से जब भी मुलाकात होती है पाकिस्तान में टैक्स बढ़ जाता है और टैक्स बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है और IMF के तमाम तर मुतालिबात है। मसला ये है कि IMF कहता है कि आप जो मुआहदा हमसे किया है या जो पैसे आपने फिर हमें बाद में रिटर्न करने हैं या जिस तरह से आपने इस मुल्क को चलाना है, उसके लिए आपको जो है वो टैक्स बढ़ाना होगा, आमदनी बढ़ानी होगी। अगर हम वो ना माने तो हम बैरूनी तौर पर डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, और अगर हम वो सब मान लें तो फिर हम अंदरूनी तौर पर डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी के लिए जीना मुश्किल होता जा रहा है। और इस बार भी कहा जा रहा है कि बहुत से टैक्सेस को बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान में जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की मईशत को दरपेश मसाइल हैं, उनको अगर लिस्ट डाउन करें तो कुछ मसाइल सामने आते हैं कि मालियाती नज़्म व ज़ब्त की कमी है, टैक्स वसूलियों का हजम कम है, हुकूमत को जिसकी वजह से बार बार कर्जा लेना पड़ता है और फिर कर्ज़ों का बोझ मुल्क पर पड़ता है, गैर ज़रूरी सरकारी अखराजात हैं। आप हमारी बहादुरी देखें कि IMF का वफ़द पाकिस्तान आ रहा था, हमने अपनी वफाकी काबीना के अंदर तोसी कर दी, लेकिन हम वादा ये करते हैं और दावा भी ये करते हैं कि हम अपने अखराजात को कम करेंगे। फिर गैर मौसर सब्सिडी निज़ाम है, मईशत को खुद कफ़ील बनाने के लिए बरामदात को फ़रोग़ देना है, दरामदात पर इन्हिसार करना है, मुल्क की सरमायाकारी को बढ़ाना है। मैं एक छोटा सा आपको वाक़या सुनाता हूँ, उसके बाद पैनलिस्ट की जानिब चलता हूँ। मेरा एक दोस्त था, कल चाइना से आया हुआ था, वो बिज़नेस करता है, तो वो वहाँ की आइडियलिस्टिक किस्म की मुझे बता रहा कि किस तरह वहाँ पर निज़ाम चलता है, किस तरह वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, किस तरह उनकी हुकूमत उनको फैसिलिटेट करती है, किस तरह जो टैक्स देते हैं वो उन पर वापस लगता है, किस तरह उनकी हुकूमत को पता है कि किस जगह कितने बंदे रहते हैं, हमने क्या पॉलिसी रखनी है। हम उस निज़ाम को इम्प्लीमेंट क्या करना, हम सोच भी नहीं सकते कि ये निज़ाम यहाँ पर आ सकते हैं, और हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम भी पड़ोस में रहते हैं। बुनियादी वजूहात भी जानेंगे आज, और ये जानेंगे कि क्या हम उन अहदाफ को पूरा कर रहे हैं जो मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी हैं और ख़ास तौर पर IMF से अगली किस्त लेने के लिए भी ज़रूरी हैं, क्योंकि किस्त मिलेगी तो फिर ही मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच सकेगा। प्रोग्राम में हमारे साथ नजम साकिब साहब, साकिब रशीद साहब, अंजुम रशीद साहब मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, स्टार्टिंग विद यू, ये फरमाइएगा कि IMF का वफ़द पाकिस्तान आया हुआ है और टैक्स बढ़ाने की जो है वो काफ़ी शराइत भी की जा रही हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जो पिछले कुछ अरसे के अंदर इक़दामात किए हैं वो खातिर खा थे, जो रोड मैप पाकिस्तान की तरक्की के लिए IMF ने हमें दिया उसको पूरा करने के लिए? तो ये जो आपके दोस्त चाइना से आए हैं, मेरा ख्याल है यही ये खुशखबरी लेके आए हैं कि चीन के जो $2 अरब थे ना, जो हमने देने थे 24 मार्च रोल ओवर हो गए, उसमें 1 साल की तोसी हो गई है जी। तो अपने इस दोस्त को हमारी तरफ से भी शुक्रिया अदा कीजिएगा। देखिए, $15 अरब के कर्ज हैं जो हमें 5 साल की तोसी मांग रहे हैं हम उनसे, ये चीन की बात हो रही। दूसरी तरफ UAE है और सऊदी अरेबिया है, और जब भी बात आती है हमारी तरफ से इधर से जाते हैं, तरले बिनते करते हैं, तोसी कर दीजिए, रोल ओवर कर दीजिए। तीसरी तरफ IMF है जिसका कि अभी जिक्र हुआ, 37 माह का प्रोग्राम है, $7 अरब हैं, और वो आए दिन आते रहते हैं इधर और बताते रहते हैं। इस वक्त नेथन पोर्टर साहब हैं, वो कोई कुछ दिनों से आए हुए हैं, कुछ दिन और रहेंगे। अब ये टेक्निकल लेवल की बातें जो आज ख़त्म हुई हैं और जो कल पॉलिसी लेवल की बातें शुरू होंगी, और फिर ये देखिए, इन चक्रों में हमें ना डालें। सीधी सीधी सी बात है, ये कर्जे की बात है, और कर्जा जो देने वाले हैं, ये जो वर्ल्ड मनी लेंडर्स हैं, इनको चूंकि पता है कि हम कर्जा लेके वो काम नहीं करते जो कर्जा लेके करने चाहिए, लिहाजा वो इस तरह की छोटी छोटी शराइत लेते हैं। वरना उनको क्या पड़ी हुई है कि कोयले पे जो है वो कार्बन की लेवी लगाएं,
भाई आपने हमें कर्जा दिया है, आप उसकी किस्त लें हमसे। तो ये जो बीच में कुंडी है ना, ये जो आपको बता रहा हूं मैं कि आप कर्जा भी दे रहे हैं और उसके साथ आप उनकी शराइत भी सुन रहे हैं और मान भी रहे हैं और रिलक्टेंटली मान रहे हैं। देखिए समझ नहीं आती कि इन चीज़ों पे कि जी $7 बिलियन का कर्जा IMF ने मंजूर कर दिया, चीन ने रोल ओवर कर दिया, UAE ने और सऊदी अरेबिया ने रोल ओवर कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने फलाना कर दिया, एशियन डेवलपमेंट ने फलाना कर दिया। इस पे हम रोएं कि इस पे हम खुश हों? समझ नहीं आती कि ये जो एक साल कहते हैं जी, एक साल में बड़ी हमने माशी तरक्की की है, बड़ी मईशत बहाल हो गई है, और हम इधर ये देख रहे हैं कि ये कर्जे से चल रहा है। यानी कर्जा लेके हम कर्जा उतार रहे हैं, कर्जा लेके अपना बावर्ची खाना चला रहे हैं, और दावा ये कर रहे हैं कि मईशत बहाल हो गई, दावा ये कर रहे हैं कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। और फिर एक बात और भी है कि जब ये हुकूमतें बदल जाती हैं और बाद में कहा जाता है जी देखें आसमान तक लेके जा रहे थे हम, और परवाजें हमारी 7वें आसमान तक थी, मईशत पे इतने पर लगे हुए थे और हमें निकाल दिया गया। हम असल में भोले बादशाह हैं, बहैसियत कौम के हम भोले बादशाह हैं, हम बातें सुन लेते हैं। सीधी सी बात है, वो कहते हैं कि सब्सिडीज कम करो, PSDP पे अपना जरा कंट्रोल करो, हुकूमती अखराजात कम करो, टैक्स नेट बढ़ाओ। और टैक्स नेट में उन्होंने बाकायदा तौर पे कैटेगरीज की हैं, मसलन ताजरों पे आप ये जो टैक्स है ये क्यों नहीं लेते? अपने अखराजात ही कम कर लो। अब ये सारी चीजें जो हैं, अब इस हालत में हम आ गए हैं कि हम गवर्नेंस नाम की वो जो चिड़िया एक होती है ना किसी भी मुल्क में, कि आप किस तरह से किसी मुल्क को गवर्न कर रहे हैं, वो चिड़िया यहां से रुखसत हो चुकी है। नजीम साहब, मसला क्या है? हमने हर किस्म के वजीर खजाना भी आजमा लिए, हर किस्म की पॉलिसी भी अपना ली, फिर मसला क्या हुआ? हमारे पास तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, बड़े बड़े मशवरे देते रहे, अमल दरामद होते रहे, इतने वादे किए, इतने ख्वाब दिखाए। ये जो लोग आते हैं, बड़े बड़े नाम जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, ये कहां से आते हैं? जरा नोट तो करें। हमारे इस वक्त के मौजूदा इनकम्बेंट सिटिंग मिनिस्टर जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर, ये कहां से आए हैं? तो उसमें हिसाब किताब को अगर आप डिटेल में देखते हैं, अंदर से देखते हैं, तो आपको पता लगता है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आपको कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। ये दायरे हैं, दायरों के अंदर दायरे हैं और उनके अंदर दायरे हैं, और हम उन दायरों में फंसे हुए हैं। अब हुकूमत का मकसद जो है वो, ये कोई भी हुकूमत हो, ये नहीं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत की बात है, पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन हुकूमतों का ये रहा है कि जी हमने अपनी मुद्दत पूरी करनी है। बेसिक मकसद ये है। और फिर चूंकि उनको ये पता होता है कि 2 साल नहीं तो 3 साल बाद तो जाना ही जाना है कार, 3 साल बाद तो घर की रुखसत आ जाएगी, तो उतनी देर में जो है कम से कम उतनी देर तक ठीक रहे, इधर से कर्जा ले लो, इधर से कर्जा ले लो, चलाते रहो। अब यह है कि वो गालिब ने जिस तरह कहा था ना, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। हमारी पूरी कौम भोले बादशाह है और वो ये सोच रही है, मुआवजे का इंतजार है कि हमारी फाका मस्ती जो है ना वो एक दिन रंग लेके आएगी, और कुछ देर बाद हम ये कहानी दोबारा से दोहरा रहे होंगे। एक नई हुकूमत होगी जो पिछली हुकूमत पे ब्लेम कर रही होगी कि हमें मौका नहीं दिया गया, हमें क्यों निकाला। मेरे वजीर आज़म कहते हैं कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम है। साकिब रशीद साहब, ये आखिरी प्रोग्राम है और इसकी किस्तवार मंजूरी के लिए एक वफ्द आया हुआ है पाकिस्तान, तो मईशत को खुद कफील बनाने के लिए क्या इकदामात हुकूमत पाकिस्तान ने बताया IMF को? एक तो जो ज़राए जो बताते हैं कि अभी जो मिशन डाटा वगैरह शेयर हुआ है मुख्तलिफ वजारतों का, फिनांस डिवीज़न का, अभी जो आइंदा हफ्ते से जो मिशन के साथ मुलाकातें होंगी उसमें पॉलिसी सतह की चीज़ें जो है डिस्कस होंगी। लेकिन माजी की तरह जिस तरह हम पर एक तलवार लटक रही होती थी
कि एक दिवालिया होने के करीब हैं या इस किस्म का कोई खदशा मौजूद है, ऐसी सिचुएशन नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की, इस तरह की सूरत हाल नहीं है। तो वो भी तो रोल ओवर पे ही है ना, उसके अलावा तो ऐसी कोई हमारी मौशी सूरत हाल बेहतर तो नहीं हुई, वो तो रोल ओवर की वजह से हम डिफॉल्ट के खतरे से दूर है ना। नहीं, जो इकोनॉमी है वो हदफ के मुताबिक ग्रो नहीं कर रही, लेकिन यह कि ग्रो कर रही है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है। वो रोल ओवर पे हो या इस किस्म की जो सिचुएशन है उसके साथ जब चलकर हो, और IMF के साथ बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये स्टाफ लेवल के जो एग्रीमेंट है वो जब ये मिशन मुकम्मल होगा उसके बाद होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। कुछ खदशात, कुछ एतराज़ात जो IMF की जानिब से सामने आ रहे हैं उनको भी हुकूमत जो है वो देख रही है। हुकूमत अपनी ताई जो है वो जो डाटा उनके साथ शेयर किया गया है उसमें यही है कि मैक्सिमम जो कंडीशंस हैं वो उनको फुलफिल करने की कोशिश कर रही हैं। जो FBR टैक्स कलेक्शन का जो मामला था वहाँ पे बात वहीं पे रुकी हुई है कि अगर वो आपने जो है वो 1300 अरब जो है वो कलेक्ट करने के जो हदफ था आपका 12,970 अरब रुपए का, तो 1300 आपने रखा कि हम टैक्स जो है वो कलेक्ट करेंगे, लेकिन वहाँ पे शॉर्टफॉल है। अब शॉर्टफॉल कैसे ख़त्म होगा? आपने सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर तो टैक्सेस लगा दिए, लेकिन जो ताजरों से, जो रिटेलर से जो टैक्स कलेक्ट होने से उसके हवाले से जो पॉलिसी बननी थी या उनको टैक्स नेट में लाने के हवाले से कोई मैकेनिज्म बनाना था, वो हुकूमत नहीं उस तरह बना पा रही जिस तरह बनाना चाहिए। और जब भी इस किस्म की बात होती है तो ताजरों की जानिब से जो प्रेशर होता है वो प्रेशर हुकूमत फौरी तौर पर उसको ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात पे बैठते हैं और फिर मामला जूं के तूं ही चलते रहते हैं। तो ये टैक्स कलेक्शन वाला मामला तब तक नहीं होगा ख़त्म जब तक कि आप उनको टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, और सिर्फ ताजरों से 100 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो आपने कलेक्ट किए हैं, और ये शॉर्टफॉल इस तरह ख़त्म नहीं होगा। फिर तरक्याती जो बजट है उसमें से जो है वो कट लगाना पड़ेगा और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनको देखना पड़ेगा। अब सिचुएशन ये है कि हुकूमत की जानिब से एक और मामला भी सामने आया है, अगरचे वो डायरेक्टली IMF के साथ ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये है कि वो जो इकॉनमी के लिहाज से या हुकूमती जो इकदाम हैं उनके हवाले से है, वो है 190 मिलियन पाउंड का मामला है। उस हवाले से ये खबर आई है कि जो हुकूमती वज़रा हैं उन्होंने तस्दीक भी की है कि जो 190 मिलियन पाउंड आए थे बरतानिया से पाकिस्तान में, हुकूमत उनको इस्तेमाल करने जा रही है पब्लिक के लिए, पब्लिक की फलाह के लिए जो होते हैं प्रोजेक्ट्स उनके लिए, या जो कोई यूनिवर्सिटी, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल्स, इस किस्म की चीज़ें जो है वो बनाएंगे। ओवरऑल इकॉनमी के लिए इकदाम तो उठाए जा रहे हैं। एक और बात इसमें जो बात की गई है IMF के साथ, वो जो बाहर से जो तरसीलाती ज़र आ रहे हैं, जो पैसा आ रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, वो एक तवक्को थी, तासुर था कि शायद जो PTI या इमरान खान उनकी जानिब से जो कहा गया कि वो बाइकाट करें, उस बाइकाट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पिछले 7 माह के जो फैक्ट्स फिगर सामने आए हैं उसमें बड़े क्लियर वो बताते हैं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और वो रेमिटेंसेस उसी तरह ही आ रहे हैं जिस तरह पहले आ रहे थे। और उसकी वजह भी है, उसकी वजह यह है कि उनका ताल्लुक जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टीज या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ काम कर रहे हैं वो अपने जो फैमिलीज हैं यहाँ पे उनको सपोर्ट करने के लिए वो पैसा भेजते हैं। वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में अगर पढ़ जाएंगे, वो बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जो कैसे पॉलिटिकल एक्टिविटी में पढ़कर जो है वो नहीं भेजते। तो जी वो उस हवाले से भी IMF के साथ बात हुई है कि वहां से भी पैसा आ रहा है और मजीद उसमें भी इजाफा होने का जो इम्कानात जो वो मौजूद हैं। अच्छा अंजुम रशीद साहब, हमारे यहाँ जो एक पेज की बात होती है उस एक पेज पर IMF भी मौजूद है, और फिर हम एक ऐसे चक्कर में फंस चुके हैं जहां पर हमें कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। यानी अगर फर्ज करें, अगर बात करें बिजली के हवाले से, तो उसमें जो चोरी होती है या लाइन लॉसेस का हमें नुकसान पूरा करने के लिए हम टैक्सेस बढ़ा देते हैं, लाइन लॉसेस को कम नहीं करते। हम वो इकदाम जो करने चाहिए उसके बरक्स दूसरे किस्म के इकदाम कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पाथवे हमने चूज किया हुआ है, ये वही वाहिद पाथवे है जिससे हम अपनी मईशत को ठीक कर लेंगे? देखिए, असल मसला जो है वो टैक्सों की कलेक्शन का नहीं है। टैक्सों की कलेक्शन में तो आप एफर्ट करते हैं, थोड़े ज्यादा होते हैं, थोड़े कम होते हैं। असल प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में टैक्स पैदा नहीं हो रहे, पाकिस्तान में प्रोडक्शन नहीं हो रही।
पैसे पैदा नहीं हो रहे, इकोनॉमी जो है वो नहीं बढ़ रही। हम जो है वो सिर्फ टेक्सटाइल, लट्ठे की चादरें और लेदर की जैकेटें बाहर भेजते हैं और हमारे पास बाहर भेजने को कोई चीज नहीं है। हमारे पास ऐसी सलाहियत ही नहीं है कि हम हाई टेक्नोलॉजी चीजें पैदा करके बाहर भेजें और डॉलर कमाएं और जो हमारी जरूरत है उसको पूरा कर सकें। हमारी जरूरतें यह है कि हम जिंदगी की हर चीज जो है वो हमें इंपोर्टेड है। पाकिस्तान कोई चीज पैदा कर ही नहीं रहा। पाकिस्तान में पैदावारी सलाहियत मौजूद नहीं है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग रही और ना ही इंडस्ट्री लगने की तरफ तवज्जो दी जा रही है। इंडस्ट्री लगाने के लिए जो आपको टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट चाहिए वो मौजूद नहीं है। हमारे पास इंडस्ट्री ना लगाने पे तवज्जो है, ना लग सकती है। असल मसला ये है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए कि हम हाई टेक्नोलॉजी। देखिए आपने जैसे कि इंडस्ट्री नहीं लग रही, तो इसमें बुनियादी तौर पर पॉलिसी का फुकदान है ना। कोई बंदा कहता है मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता हूं कि मुझे गारंटी दे देगा अगले 5 साल बाद पॉलिसी नहीं बदलेगी तो मेरा पैसा नहीं डूबेगा। तो हमारे यहाँ पॉलिसी को संजीदा ही कोई नहीं ले रहा, किसी भी पॉलिसी। देखिए यही मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वक्त जो है वो हमारे पास 3 लीडर्स हैं। एक बिलावल भुट्टो है, नवाज शरीफ है और इमरान खान है। इन तीनों ने, आपने वजीर आजम साहब का नाम ही नहीं लिया। अपना नवाज शरीफ है ना, उनके एक्चुअली लीडर तो नवाज शरीफ है। ये तीनों जो पार्टियां हैं इनके पास कोई मंसूबा ही नहीं है कि पाकिस्तान को इस IMF के चंगल से, बहरान से कैसे निकाला जाए। हम अपनी इकोनॉमी को कैसे ऐसा खड़ा करें कि हमें IMF से आइंदा कर्जे ना लेने पड़े। ये वजीर आजम ने कहा है कि हमें ये आखिरी कर्जा है, इसके बाद हम IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई तरीका नहीं बताया। तरीका सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाई जाए और जो ऐसी चीजें पैदा करे जिसको बेच के हम डॉलर कमा सकें। अब पाकिस्तान में इंडस्ट्री कैसे लगाई जाएगी, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। हमारी यूनिवर्सिटियों में साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाई जा रही, जो पढ़ाई जा रही है वो नाकिस है। हमारे पास ऐसे इंजीनियर और ऐसे टेक्नोक्रेट्स मौजूद नहीं है जो हाई टेक इंडस्ट्री को चला सके, हाई टेक इंडस्ट्री लगा सके। आज जितना भी आप सब बता रहे हैं तभी होगा जब टैक्स रिटर्न आएगा और वो टैक्स का पैसा फिर हम मुल्क पे लगाएंगे। बुनियादी तौर पर तो फिर मामला टैक्स पर घूम के आ जाता है। नहीं, इसके लिए एक तो जरूरत है कि एक विजन की जरूरत है, एक मंसूबे, एक प्लान की जरूरत है, एक मंशूर की जरूरत है। ऐसा मंशूर ना इमरान खान दे रहे हैं, ऐसा मंशूर ना शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दे रहे हैं, ऐसा मंशूर ना बिलावल दे रहे हैं। कोई मंशूर ही नहीं दे रहा कि पाकिस्तान में हाई टेक इंडस्ट्री कैसे लगाई जाएगी और हाई टेक अफराद, पैदावारी कुव्वत जो है, टेक्निकली एक्यूप्ड जो है वो बच्चे कैसे पैदा किए जाएंगे, यूनिवर्सिटियों को कैसे बेहतर किया जाएगा, इदारों को कैसे बेहतर किया जाएगा ताकि हम इंडस्ट्री लगाएं। इंडस्ट्री लगाने की कोई बात ही नहीं कर रहा, उस पर बहस ही नहीं हो रही, किसी ने कोई अपना मंशूर ही नहीं दिया। और असल जरूरत यह है कि पाकिस्तान को ऐसा मंशूर दिया जाए, ऐसा विजन दिया जाए कि पाकिस्तान जो है वो हाई टेक इंडस्ट्री लगाए और चीजें बाहर भेजे और डॉलर कमाए ताकि हम अपने आप को बैलेंस कर सकें। अब इसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप का जो है वो फुकदान है। इस वक्त IMF जो है, IMF तो कर्जा आपको दे के शराइत इसलिए लगा रही है कि वो ये कहती है कि जो कर्जा आप हमसे ले रहे हैं उसके वापस करने का तरीका बता दे। उसके वापस करने का तरीका जो है वो हमें बताना पड़ेगा। और वो असल में हमारे पास जो हमारे जो अखराजात हैं, हमारे घरों में जो है वो शेविंग स्टिक से लेकर हमारे फ्रिज, हमारे AC, हमारे घरों की इस्तेमाल की चीजें वो सारी इंपोर्टेड हैं। पाकिस्तान तो खुद कोई चीज पैदा ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान उसके तो लिए आज जो आप कह रहे हैं ना विजन, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आखिरी बात, एक चीज जो है अंजन रशीद साहब कंप्लीट कर रहे हैं, पॉलिटिकल है। हाँ, मैं एक आखिरी बात कंप्लीट करने दें कि पाकिस्तान को जो है जो आज चीजें पैदा कर रहा है वो हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर रही। पाकिस्तान के पास चीजें पैदा करने की सलाहियत नहीं है। इस सलाहियत को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए एक पॉलिटिकल विजन और एक प्रोग्राम की जरूरत है। और IMF जो है वो हम 40 साल से इस चक्कर में है। इस चक्कर से निकलने का किसी ने ना मंसूबा दिया है ना हम निकल सकते हैं। जी नजूम साहब, और डिफॉल्ट तो हम कर चुके हुए हैं, हमें कर्जा अदा करने के लिए कर्जा लेना पड़ता है, इसी को डिफॉल्ट कहते हैं। नहीं है, ठीक। ये कोई नया फिनोमेना नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है
पाकिस्तान 75-76 साल से अगर देख लें तो किस वक्त उसने जो है ना वो कोई सुई भी बनाई हो, कोई ऐसी चीज़ बनाई हो, पता लगे कि हाँ भाई ये हमने बनाया है। ये ठीक बात है कि हम सलाहियत ही नहीं कर रहे, लेकिन हम कुछ प्रोड्यूस काफ़ी अरसे से नहीं कर रहे। इस IMF का जो है, जब BA में यानी FA में पढ़ते थे तो पता लगा IMF है और ये ख़त्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम यूनिवर्सिटी में आए, ख़त्म हो जाएगा, फिर CSS करके 35 साल सरकार की नौकरी की, ख़त्म हो जाएगा, फिर अभी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ख़त्म हो जाएगा। मेरे पास एक तरीका है इसको ख़त्म करने का, ज़ौक अगर आप कहें तो मैं बताता हूँ। बताएं, ज़रूर बताएं, मेरे वज़ीर आज़म भी सुनेंगे। वो तरीका ये है कि IMF के साथ हाथ जोड़ के कहा जाए कि अब हम मांगे भी कर्जा तो हमें कर्जा ना दीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप को एक डेलीगेशन भिजवाएं और उनसे कहें कि जी IMF से कह दें कि आइंदा कुछ भी हो जाए आप हमें कर्जा ना दें। दिस इज द ओनली वे दैट यू कैन गेट रिड ऑफ IMF। इसके अलावा अगर आप ये कहेंगे जी कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, यकीन कर लीजिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, और अगर कुछ करेंगे फिर भी हम IMF के पास जा रहे होंगे। एक वजीर आजम थे पाकिस्तान में, वो फांसी लगने लगे थे कर्जा लेने के लिए। आप ना दें हमें, इसमें एक कमेंट करना चाह रहा हूं मैं एक ब्रेक की तरफ जाना, जल्दी से बता दीजिएगा इस पे एक कमेंट जी। अगर IMF ने पाकिस्तान को कर्जा ना दिया तो पाकिस्तान में पेट्रोल आना बंद हो जाएगा, दवाइयां आनी बंद हो जाएंगी, और सारी की सारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी, मजदूर सड़कों पे निकल आएंगे, और पेट्रोल भी होगा, ये हमारी मजबूरी और मजबूरी बन गई है। मैं एक ब्रेक की तरफ चलता हूं, अगले मौजू की तरफ फिर चलते हैं, एक और अहम मामले के हवाले से बात करते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर जो अफगान शहरी मौजूद थे, जिनके पास दस्तावेज़ात भी मौजूद थी, उनको भी अब पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि 31 मार्च तक वो अफगानिस्तान वापस चले जाएं। इससे पहले जो गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, उनके खिलाफ भी तकरीबन 1 साल तक पूरा ऑपरेशन किया गया और उनको टाइम दिया गया कि वो बाइज्जत तरीके से चले जाएँ, और जो नहीं गए उनको फिर डिपोर्ट कर दिया गया। और इसी तरह अब 31 मार्च की डेडलाइन दी गई है कि आप पाकिस्तान से वापस चले जाएं। इसकी बुनियादी अफगान महाजरीन को वापस भेजने की बुनियादी वजह यह है, और सिर्फ ये हम नहीं, ईरान की तरफ से भी किया गया, जो वहाँ पर रिफ्यूजीज़ मौजूद थे, अफगानिस्तान के जो शहरी वहाँ पर मौजूद थे, ईरान की जानिब से भी उनको वापस भेजा जा रहा है। बुनियादी वजह पाकिस्तान के अंदर अमन अमान जो ख़राब हो रहा था उसकी बुनियादी वजह थी, क्योंकि ये इल्ज़ाम था कि ये फैसिलिटेट करते हैं उन दहशतगर्दों को जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर शरपसंदी फैलाते हैं, और यहाँ पर दहशतगर्द गर्दाना जो तमाम तर वो हिकमत अमली होती है उसमें काम करते हैं। अब मामला ये है कि अफगानिस्तान की तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू ये सामने आता है, और ये 20 लाख है इनकी तादाद जो पाकिस्तान से वापस जाएंगे। तो अफगानिस्तान की तरफ से ये बार बार कहा जाता है कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं, तो ये वापस आएंगे तो फिर हम इनको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और फिर एक ये लॉजिक रखी जाती है कि फिर वो शायद दोबारा हथियार उठा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को कह चुका है कि आप पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी ना करें, तो पाकिस्तान के पास और शायद कोई ऑप्शन नहीं बच जाता। नजमुल साकिब साहब, क्या फ़र्क पड़ेगा ये अफ़गान मुहाजिरीन जब वापस चले जाएंगे 31 मार्च तक, या इनको फिर उसके बाद भेजना शुरू कर दिया जाएगा? पहले तो ये है कि 31 मार्च तक ये सारे के सारे जा नहीं सकते। जी जी, फिजिकली पॉसिबल नहीं है, लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग चले जाएंगे। और अब उसमें चूंकि उनकी कैटेगरीज जो हैं, पहले अनडॉक्यूमेंटेड था, उसके बाद ये हुआ जी कि POR वाले भी अब उसमें आ गए हैं, अब उसमें जो वो यानी आपके जो है ना अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर वो भी आ गए हैं, और फिर ख़ास तौर पे पिंडी इस्लामाबाद से निकाल के इनको किसी और जगह पे वो भी सारा हिसाब किताब शामिल है। इसमें 15,000 के करीब जो हैं वो अफ़गानी भी शामिल हैं, जिनको अमेरिका ने ट्रंप के आने के बाद लेने से इनकार कर दिया है। ये सारे के सारे जाएंगे एक दिन। और ये जो यानी डेडलाइन की आप बात कर रहे हैं, चूंकि ये डेडलाइन हम यानी पूरी नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, तो हो सकता है कि एक और डेडलाइन जिस तरह के पीछे होता रहा है। तौसी कर दीजिए। देखिए 40 साल पुराना मामला है ये। वो अफगान बच्चा जो 40 साल पहले पाकिस्तान में पैदा हुआ था, जाहिर है इस वक्त 39-40 साल का है, उसका अपना बेटा को 12 साल का है इस वक्त। किस तरीके से पहले तो शनाख्त करना, फिर उसके बाद उसको समझाना, तो ये बड़ा यानी मुश्किल सी एक यानी रिगमरोल सी सिचुएशन है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है।
लेकिन ये फैसला आपने ठीक कहा, इसकी 3 वजूहात बनती हैं कि ये क्यों यानी हमने फैसला किया या पाकिस्तान ने फैसला किया, जो मैं बताया गया। पहला तो है वो टीटीपी का एंगल कि वो सहूलतकार यहाँ पे हैं और वही अफगान जो इधर रहते हैं उनके साथ सहूलतकारी करते हैं, टीटीपी जो है उनके साथ राब्ते हैं वगैरह वगैरह। दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और दहशतगर्दी में चूँकि अफगान तालिबान हैं और अफगान तालिबान ने टीटीपी को जो वो हार्बर किया हुआ है, पनागाहें दी हुई हैं, पहली वजह वो। दूसरी और ये दूसरी सहूलतकारी की। तीसरी वजह माशी इसकी है कि हमारी मईशत पे बोझ बढ़ता है, बढ़ा है। अब ये कि ये मईशत पे बोझ तो 40 साल से था, ये अचानक क्यों? वहां पे आपको पता लगेगा कि इसमें हैं कवाकिब, कुछ नजर आते हैं कुछ वो इस तरह से कि आपके जो अफगान पाकिस्तान ताल्लुकात हैं, खुसूसी तौर पे ये जो तालिबान दूसरी दफा आए हैं इनके साथ हमारे ताल्लुकात, और उनमें भी बुनियादी तौर पे 3 चीजें, ट्रांजिट ट्रेड का मसला, स्मगलिंग का मसला और टीटीपी को जो कि फितना उल खवारिज हैं उनको इनका हार्बर करना, इनकी पनाहगाहें देना और इस पे मुसर रहना। और उसके साथ ये भी है कि वो मुल्क, वो ममालिक जो दिलचस्पी लेते हैं कि ठीक है पाकिस्तान जो है वो इसी तरह से यानी दहशतगर्दी का शिकार रहे, उनसे अफगान तालिबान पैसे ले रहे हैं। अब ये सारी सूरत हाल जब आप देखते हैं तो आपको पता लगता है कि इसमें माशी बोझ तो हम पे पहले से ही था। अब हम उनको बता रहे हैं कि भाई ये कम से कम इसको तो आप लेना। लिहाजा बॉटम लाइन इसमें क्या निकली, ये एक उसूली फैसला है। आई विश के इस पे 31 मार्च वाली डेडलाइन तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग चले जाएं और पिंडी इस्लामाबाद वाले जो हैं ख़ासतौर पे उधर मुझे है थोड़ा सा यकीन है कि ये वाला स्टेप जो है कि पिंडी इस्लामाबाद से निकाल के किसी और जगह लेके जाएंगे, ये तो हो जाएगा। अब उसमें जो माजी की गलतियां हैं, कोशिश करते हैं, सिचुएशन उसी तरह की एक डेवलप हो रही है जहाँ तक अफ़गानिस्तान का, टीटीपी का, दहशतगर्दी का, ISK का, ISIS का, IS का, ये दहशतगर्दों का, और फिर ट्रंप का शुक्रिया अदा करना वगैरह, और फिर उसमें हमारा ये जो बहुत सारा असला वहाँ पे रखा हुआ है। तो जो आगे आने वाली सूरत हाल है उसमें बेहतर ये होगा कि पाकिस्तान और अमेरिका मिल के इन प्रोजेक्ट्स को देखें और उसमें इस तरह की जो इल्लतें हैं वो एक एक करके दूर की जाएं, और उसमें अफगान महाजरीन उस वक्त तक हो सकता है काफ़ी तादाद में, लाखों की तादाद में ऑलरेडी जा चुके होंगे। ठीक है अंजुम रशीद साहब, इनकी वापसी से पाकिस्तान और अफगान रिलेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा महाजरीन की वापसी के बाद? देखिए, महाजरीन जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं वो हमारे पास इतनी इंडस्ट्री, इतने कारखाने, इतना रोजगार नहीं है कि हम उनको उसमें खपा सके, बल्कि जो हमारे अपने बेरोजगार हैं हम उनके रोजगार पूरे नहीं कर सकते। आगे क्या करना चाहिए? आगे क्या करना चाहिए आपको? आगे जो गवर्नमेंट कर रही है वो इनको निकाले, और इनको निकालने के लिए जो ठीक कह रहे हैं साकिब साहब, एक पेशेंस की जरूरत है, एक तहम्मुल की जरूरत है। अभी हमारे पास सिर्फ 8 लाख जो अफगान हैं जिनके कार्ड बने हुए हैं, बाकी इसके अलावा जो वो हमारे साथी कह रहे हैं कि 20 लाख हैं, वो एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त 20 लाख हैं या 25 लाख हैं, लेकिन 8 लाख जो है वो कार्ड बने हुए हैं। कम से कम इनको लोकेट करके निकालें, वरना इनके निकालने से पाकिस्तान में जो है एक तो पाकिस्तान के मजदूरों को और पाकिस्तान की इकोनॉमी को थोड़ा सहारा मिलेगा कि यहाँ रोजगार के हालात बेहतर होंगे, और दूसरा जो है वो दहशतगर्दी यहाँ कम होगी। और दहशतगर्दी कम होने के लिए और भी बहुत से इकदाम है, क्योंकि अभी वो मौजूद नहीं है कि हम उस पर बात करें पाक अफगान रिलेशन पे, लेकिन हमें पाक अफगान रिलेशन की बजाय जो है वो हमें अमेरिका की तरफ और यूरोप की तरफ देखना होगा। हमें उनके बगैर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम गिर जाएंगे, हम पहले गिरे हुए हैं। तो हमें जो है वो इस पूरे चंगल से नजरियाती तौर पर भी और सियासी तौर पर भी और समाजी तौर पर भी निकलने की जरूरत है। पाकिस्तान को बचाने की जरूरत है। यहाँ जो है वो तबाही, यहाँ जो गुर्बत और दहशतगर्दी है और जो तशद्दुद है, इसको खत्म करने की जरूरत है। साकिब रशीद साहब, डेडलाइन है 31 मार्च तक, क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत की इस महदूद वक्त के अंदर ये स्टेप मुकम्मल करने के लिए या प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए? बज़ाहिर तो ये मुमकिन नहीं है। जब हमने देखा कि शुरू में जब सितंबर 2023 में ये जो वापस भेजना शुरू हुए जो अफगान मुहाजिरीन यहाँ पे थे, उनकी सख्ती की गई, एक डेडलाइन दूसरी डेडलाइन दी गई, तो एक डेडलाइन से ये मुमकिन नहीं होगा। लेकिन
हुकूमत का जो हुकूमती वज़रा के बयानात ये बता रहे हैं कि अब वो सख्ती करेंगे। जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से यहाँ से मुंतकिली, ये भी एक मेरे ख्याल में एक पैगाम है। अब वो सख्ती करेंगे। हो सकता है डेडलाइन थोड़ी सी आगे जाए और लोगों को एक और मौका दिया जाए कि वो जाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास कार्ड्स थे। पहले मरहले में इनको नहीं छेड़ा गया जी। अब जो है वो इनको छेड़ा जा रहा है। एक साल की तौसीह भी दी गई। बड़ी अहम वजूहात है। एक तो मैं तादाद आपको बता दूं जी, एक तो तादाद इसमें जो तकरीबन 8 लाख लोग जो है वो जा चुके हैं, तकरीबन 8 लाख, और 40,000 लोग जो है जिनको डिपोर्ट किया गया था, जो नहीं गए थे फोर्सफुली उनको भेजा गया। अब भी जो ये कार्ड होल्डर भी कोई तादाद बहुत मतलब क्लियर अल्फाज में तो तादाद नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है जिनको कहा गया है कि आप जो है वो बाहर जाएंगे। फिर आपको पता है 15-20 हज़ार वो लोग भी ये इस्लामाबाद में ठहरे हुए हैं जिनको अमेरिका में या यूरोपीय ममालिक में जाना था, और वो जो काम करते रहे अफगानिस्तान में जंग के दौरान जो वहाँ पे फोर्सेस थी उनके साथ, तो वो मामला भी रुक गया। वो अगरचे सितंबर 2025 तक का है, एग्रीमेंट है, वो सितंबर 2025 तक वो रह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो भी 15-20 हज़ार जो है वो इस्लामाबाद में मुकीम है। अच्छा, इसके पीछे वजूहात क्या है? वजूहात नंबर पहली जो वजह है ना, वो है पाक अफगान ताल्लुकात कि जो अफगान गवर्नमेंट है, तालिबान की गवर्नमेंट वहां पे आई, तब से लेकर अब तक आपको पता है कि ये सितंबर या अक्टूबर नवंबर 2022 से ऑनवर्ड ये चीजें चलना शुरू हुई। टीटीपी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हुई। बारहा जो अफगान तालिबान है, उनकी गवर्नमेंट है, उनको बताया गया कि आप जो है उनको कंट्रोल करें। फिर रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई यूएन की कि वहां पे फैसिलिटेट किया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, असला दिया जा रहा है, जगह दी जा रही है, सारा कुछ किया जा रहा है। और पाकिस्तान में जो है वो यहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पिछले साल भी बहुत ज़्यादा हुई, इस साल भी बहुत ज़्यादा हुई। तो ये ताल्लुकात का फैक्टर जो है कि अगर अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ तावन करते, टीटीपी को कंट्रोल करते, उनके खिलाफ एक्शन लेते, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ ना होती, तो हो सकता है पाकिस्तान जो है वो डिफरेंटली सोचता। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी थी उस वक्त जब उनको यहाँ पे लाया गया। बेशक 20-30 साल 40 साल हो गए हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं यहाँ पे अफगान मुहाजिरीन को, वहाँ पे खाना जंगी थी। अब वहाँ पे हालात नॉर्मल हैं। अफगान तालिबान है, उनके अगेंस्ट बज़ाहिर तो कोई नहीं, ठीक है दाइश वगैरह तंजीमें हैं, उस तरह दहशतगर्द तंजीमें, लेकिन यह है कि उस किस्म की खाना जंगी नहीं है। तो फिर अफगान जो उनको वहाँ पे उनको सेटल करना चाहिए, उनको वापस लेना चाहिए। चे के अभी मैं देख रहा था कि जो वहाँ की उनकी मिनिस्ट्री है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान से कि ये जो वापसी का मरहला है इसको सुस्त किया जाए और ये जो है वो इतनी तेजी से आगे ना बढ़ाया जाए और जो डेडलाइन है वो ना दी जाए। फिर दहशतगर्दी के वाकयात पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हुए। एक आखिरी बात मैं करूंगा कि ये जो 31 मार्च वाली जो डेडलाइन है इसको मीट करना एक मसला। फिर तोरखम बॉर्डर जो है आपको पता है वहां एक अलग से एक कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, वो बंद है कितने दिनों से? बिल्कुल बॉर्डर लाइन के करीब वहां पे कोई अफगान तागी बंद है वो 22 फरवरी से। वहां पे भी जो केपीके की हुकूमत है वो मरकज के साथ मिलकर वहां के कोई जरगा वगैरह भी जा रहा है, लेकिन यह है कि 22 फरवरी से आज तक बंद है, तजारत बंद है, लोगों का आना जाना जो मुतासर हो रहा है। वहां पे पिछले दिनों एक मुज़ाकरात हुए भी, लेकिन जो बॉर्डर लाइन एक लाइन होती है वहां लाइन पे तामीरात कर रहे हैं, अफगान साइड पे तामीरात हो रही है। पाकिस्तान उनको कह रहा है कि ये नहीं आप कर सकते, लेकिन इसके बावजूद भी हो रही हैं। तो जब इस किस्म का रवैया अफगान तालिबान या अफगान गवर्नमेंट रखेगी तो उससे पाकिस्तान ने तो 40 साल सर्व किया, उनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त हमारे लोगों को दिया है। और जो लोग यहां पे रहते हैं उनका जो रवैया है पाकिस्तान के हवाले से, उनके जो अल्फाज हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत रेयर आपने क्रिकेट में भी बहुत ज्यादा जगहों पे देखा कि पाकिस्तान के हवाले से खास तौर पर उनका जो रवैया वो सख्त होता है, अल्फाज सख्त होते हैं। हालांकि उनका तो शुक्रगुजार होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बड़ा जबरदस्त फैसला है और इनको इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये जो सख्त रवैया ये अंजुम ने बयान किया क्यों है? एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं, एक अहम मामले के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिसका इनाकाद पाकिस्तान में हुआ, मेज़बान पाकिस्तान है उसका, और लेकिन फ़ाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा। और आज जो फ़ाइनल हो रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, इसकी सबसे अहम कह लें, हम अफसोसनाक कह लें या जो भी कह लें, इन दोनों ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को हराया और फ़ाइनल में मौजूद हैं। बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान फाइनल में होता, एक ख्वाहिश ये भी थी कि आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट हो रहा था वो पाकिस्तान में होता, लेकिन हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। नजम साकिब साहब,
अच्छा इनकाद हुआ इवेंट का पाकिस्तान के अंदर, बड़ा अच्छा लगा। वर्ल्ड की टॉप टीम्स पाकिस्तान के अंदर आई, इंडिया नहीं आई, उसका अफसोस रहा, लेकिन बाकी ओवरऑल इवेंट को देख के बड़ी अच्छी वाइब आई कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट ग्रो करेगी, मजीद ग्रो करेगी, ग्रो तो कर रही है। इमेजिन करें ज़ौक कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का फाइनल हो रहा होता आज, जो कि न्यूजीलैंड और हिंदुस्तान का हो रहा है। आप ज़रा अपने दिलों की धड़कनें तो देखें क्या होती। आपको जिस कदर टेंशन और स्ट्रेस में आप लोग होते, पहला फ़ायदा तो ये हुआ है कि हम उस टेंशन से बहुत अरसे के बच चुके हैं, सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की मेहरबानी से। तो एक तो फ़ायदा ये हुआ कि टेंशन में से नहीं। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि ये कोई आखिरी थोड़ा है, इसके बाद भी इवेंट्स होंगे आईसीसी के, और जब हिंदुस्तान में कोई होगा तो हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो आराम सुकून से दुबई में बैठे होंगे, शारजा में बैठे होंगे, और एक ही वेन्यू उनको मिलेगा और वो पिच का एडवांटेज जो है वो होगा। ये इसका है दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा इस आईसीसी का ये जो इवेंट है पाकिस्तान में कराने का ये है कि आपके कुछ स्टेडियम नए बन गए हैं, कुछ अपग्रेड हो गए हैं। चौथा फ़ायदा ये है कि वो जो पाकिस्तान श्रीलंका का वो एक वाक़या पेश आया था, फिर उसके बाद काफ़ी अरसे तक बाहर की टीमें इधर आई नहीं, फिर उसके बाद ये हुआ कि एक एक करके कभी जिम्बाब्वे आ गई, कभी कोई छोटी टीम आ गई, नमीबिया वगैरह। अब ये है कि पूरे का पूरा आपने इवेंट करा लिया, तो इसका मतलब है जो क्रिकेट में वो एक आइसोलेशन थी आपकी, क्रिकेट में आइसोलेशन वो भी ख़त्म हो गई। देखिए, जहाँ तक आज के इस फाइनल की बात है ना, मुझे 2017 का वो फाइनल याद आ रहा है, वो चैंपियनशिप याद आ रही है जो पाकिस्तान ने जीती। उसमें क्या होता है, उसमें एग्जैक्टली वही हुआ जो इस वक्त हो रहा है। कैसे? पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ग्रुप स्टेज में मुकाबला होता है और पाकिस्तान हार जाता है, जिस तरह के न्यूजीलैंड हार गया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान फाइनल में पहुंचते हैं, जिस तरह के न्यूजीलैंड और हिंदुस्तान फाइनल में पहुंच गए हैं, और पाकिस्तान हिंदुस्तान को हरा देता है। जिस तरह के जो मुझे नजर आ रही है टेक्निकल लेवल पे अगर मैं देखूं तो मुझे न्यूजीलैंड आज जो है वो जीतता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की आखिरी बात, वो ना बुमराह है क्या, नो बॉल भी होगी इसमें, फिर क्या किया? नहीं, ये याद रहे कि उनके पास फखर जमान जैसे प्लेयर्स हैं, उनका तो ग्लेन फिलिप्स ही नहीं मान, वो उस तक बात आ गई तो बात खत्म हो जाएगी। खिलाड़ियों को दाएं बाएं कर दिया हमने, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। दूसरी तरफ एक बड़ा मैच हार के सेमीफाइनल, तो उधर का कैप्टन कहता है जी मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं इसको कर सकूं, हम हार गए, हम छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, खिलाड़ियों को दाएं बाएं करते हैं। वो कुछ इसलिए भी करते हैं कि हमारे पास स्किल सेट जो है ना, और हमारे पास जो टैलेंट है वो बहुत ज्यादा है। हमारे पास जो है ना वो बेइज्जती बर्दाश्त करने का हौसला भी बहुत ज्यादा है। कुछ इसलिए भी हम लोग जो है ना वो आराम सुकून से बैठे हैं, देख रहे हैं, किसी किस्म का कोई इस्तीफा नहीं आया। दुआ ये है कि 2 साल बाद जब आईसीसी का बड़ा एक यानी होगा, वर्ल्ड कप होगा, उस वक्त तक हम अपनी एक टीम मजबूत बना लें, क्योंकि उस वक्त तक के लिए टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा है। साकिब बशीर साहब, एक तो ये है कि मैच में हार जीत हो जाती है। हमें जो ज़्यादा अफसोस इस टूर्नामेंट और कुछ पिछली सीरीज़ के अंदर हुआ, जो वो रवैया था, यानी हम दूसरी टीम्स को देते हैं। अफगानिस्तान की शायद एग्जांपल हमने इसी प्रोग्राम में बात की थी कि जब वो 10 सिचुएशन में होते हैं या हारते हैं तो उनको चेहरे को देखें कि कितनी मायूसी होती है, आंसू होते हैं उनकी आंखों में। हमारे यहाँ हारने वाली सिचुएशन पे पिच पे खड़े होकर या फील्ड करते हुए भी हम हंस रहे होते हैं, और उसके बाद के रवैये, जैसे बाबर आजम साहब के वालिद साहब ने एक जो है वो सोशल मीडिया पर पैगाम भेजा कि मैं उनका कोच हूँ, अब वो पीएसएल में परफॉर्म करेगा, आपने उसको टीम से निकाल दिया। ये रवैये, ये ज़्यादा अफसोस जो है अफसोसनाक हैं और ये ज़्यादा तशवीशनाक भी हैं। बिल्कुल, रवैये तो मैटर करते हैं ना। कि आप देखें कि आप 29 साल बाद कोई आईसीसी की जो बड़े इवेंट्स हैं, 3 ही हैं, वर्ल्ड कप होता है, T20 50 ओवर का, और ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। तो इसमें 29 साल बाद पाकिस्तान में ये इवेंट हुआ। तो हमारा इवेंट शुरू हुआ 19 फरवरी और 23 फरवरी को ख़त्म हो गया, और वन साइडेड हम मैच आ रहे, कोई एफर्ट नहीं थी, कोई कोशिश नहीं थी। बॉलिंग हो, बैटिंग हो, इक्का दुक्का कोई आपको नजर आएगा, लेकिन कोई एक मैच बराबर भी हुआ है, और मैच हार के अपने घरों में चले गए। जी
जी जी, वो बिल्कुल बारिश की वजह से। वो सारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं या जो तमाशाई हैं या देखने वाले हमारे जैसे लोग कह रहे थे वो अच्छा हुआ है वो बारिश हो गई, वरना अगर वो हार जाते तो फिर क्या होता। तो इसलिए वो जो है वो हमें एक एक पॉइंट मिल गया और सारे अपने अपने घरों में चले गए। मैनेजमेंट, टीम, क्रिकेट कैप्टन, कुछ भी नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि भाई इतने अरसे बाद आप छोड़ दें, बाकी मुल्कों में होता रहा जो भी, लेकिन हमारे यहाँ ये इवेंट था, कम से कम पाकिस्तान उसमें नजर आता तो हमें खुशी होती है। जो 29 साल बाद जो है वो फिर फाइनल पाकिस्तान में होता या ऐसी कोई सिचुएशन बनती। दूसरी बात जो भारत के हवाले से देखें ना कि भारत ने अपनी जो ग्रिप है उसको मनवाया है, उसके खिलाफ अब तो वो मैं देख रहा था कि बरतानवी अखबारात, मीडिया भी बोल रहा है जी ये क्या तरीकाकार है, सारे मैच उनको दे दिए आपने दुबई में और बाकी सारी टीमें ट्रैवल कर रही हैं। इसी तरह और भी कुछ लोग जो है वो बोल रहे हैं कि ये क्या हुआ, लेकिन भारत को आप ये दें कि उसने अपनी मनवाई है, वो एक ही जगह खेले हैं, एक ही जगह खेल रहे हैं। और आज न्यूजीलैंड का वो बता रहे थे कि इतने 1000 किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल किया वो पूरे टूर्नामेंट में, और भारत वो वहीं पे था और वहीं पे जो है वो खेल रहा है, उसी पिच पे सारे मैच खेल रहा है। तो भारत ने अपने आप को मनवाया, ये भी हमें जो है मद्देनजर रखना चाहिए। उसके बाद यह है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के लिहाज से ये एक पॉजिटिव साइड है कि पाकिस्तान में 29 साल बाद एक आईसीसी का इवेंट हुआ और वो खुश असलूबी से ख़त्म हो रहा है। ये मेरे ख्याल में सबसे खुशाइंद बात है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी शायकीन के लिए। बाकी हम तवक्को रखेंगे कि वो सिर्फ हम 1992 फिर 2009 2017 ये तो हम याद रखते हैं, चले अच्छी बात है, हम तीनों इवेंट्स जो है किसी न किसी सूरत में जीते हुए हैं। बेहतर है कि अब जो टीम है वहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे या जो टीम है वो मेरिट पे बनाई जाए, कोई ऐसा नजर ना आए कि जो खिलाड़ी कहीं पे कोई सिफारिश किसी पर्ची की तरह आया है, पर्ची की वजह से टीम में आ गया है। तो इसलिए बैटिंग बॉलिंग में और फिर जो मैनेजमेंट है उसको वो सारे मेरिट पर होंगे तो मेरे ख्याल में टीम में रिफ्लेक्शन भी नजर आएगी। फिर पाक भारत टीम का मैं समझता हूं कि हमें जो है वो मवाजना नहीं करना चाहिए। भारत की टीम बहुत अच्छी है, ये हमें मानना चाहिए। अच्छा अंजुम रशीद साहब, पाकिस्तान की ये बड़ी कामयाबी है, पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छा इमेज क्या स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी होती है वो कामयाबी से सरअंजाम हुई। ये तमाम लोग बाहर जाकर, पहले भी ये तमाम टीम्स आती रही हैं एक एक करके, लेकिन इकट्ठे तमाम टीम्स आई और जो खदशात थे वो दूर हो गए। जो भारत ने ख़ासतौर पर कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर ये इवेंट ना हो सके और उसने फिर एक न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब किया, तो पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी रही इस इवेंट को लेकर। ऐसे में पाकिस्तान में ये इवेंट हो जाना एक दुनिया के लिए एक बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर मैसेज गया है और पाकिस्तान को इससे बहुत फायदा होगा, मुआशी तौर पर भी और समाजी तौर पर भी। ये इवेंट कराना ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, और ये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ये इवेंट करवा लिया। लेकिन बात यह है कि हमारे पास जो एंटरटेनमेंट का कोई जरिया ही नहीं है। हमने फिल्म हमारी मतलब तबाह हाल तो लफ्ज ही कोई नहीं, बर्बाद हो चुकी हुई है ही नहीं। म्यूजिक का हमारे यहाँ कोई तसव्वुर ही नहीं है, हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट है ही नहीं। एंटरटेनमेंट का वाहिद जरिया जो है वो क्रिकेट है, ये वाहिद एंटरटेनमेंट है क्रिकेट की। लेकिन बात यह है कि हम जो है वो स्टील मिल नहीं चला सकते, पीआईए नहीं चला सकते, अपनी यूनिवर्सिटियां नहीं चला सकते, हम हर मैदान में फेल हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी टीम जो है वो इंग्लैंड से भी बेहतर हो, तो ऐसा नहीं होगा। हमें पूरी कौम को मिलके पूरी कौम को तरक्की देनी होगी तो हमारी टीम भी बेहतर हो जाएगी। खाली टीम को जो है वो आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से बेहतर कैसे कर सकते हैं, हमें खुद सोचना चाहिए। इन्होंने जितना परफॉर्म किया है ये काफी है। नजमुल साकिब साहब, हम कुछ नहीं चला पा रहे, सलमान अली आगा T20 टीम के कप्तान बने, वो चला पाएंगे टीम को? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक वन डे इवेंट हुआ है ज़ौक, और हमने क्या किया है, हमने T20 की टीम भी तब्दील कर दी है जी। इसकी सेंस समझ में नहीं आ रही मुझे। जहां तक सलमान अली आगा का ताल्लुक है तो उसने पिछले अगर 6-7 मैचेस देखे तो उसने बड़ी डिटरमिन्ड इनिंग्स खेली हैं। उसने बताया है कि वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। अब हमारे यहाँ एक गलत तस्वुर है कि कोई अच्छा प्लेयर है ना तो वो अच्छा कैप्टन भी बन सकता है। ये जरा जो है ना ये यानी कुछ अजीब सा एक तिलिस्माती सा हमारे दिमाग में आ गया है कि चूंकि सईद अनवर बड़ा अच्छा खेलता है, बेहतरीन खब्बा है और उसने आज तक यानी उस जैसा यानी ओपनर पैदा नहीं हुआ, तो उसको कैप्टन बना देते हैं। उसको कैप्टन बनाए, देखें क्या हुआ।
कैप्टन बनना जो है वो एक और डायनामिक्स है, ये बॉल गेम डिफरेंट है। अच्छा नजीर साहब, उसके लिए हमारे यहाँ आपको ये जो groom मौजूदा करना लड़के पड़ता खेल रहे हैं सारे, इनमें बेहतरीन कप्तान कौन हो सकता है आपके ख्याल में, टेस्ट का, वनडे का और T20 का? देखिए, इसमें टेस्ट की अगर बात है ना, तो आपके पास मिसबा तो है नहीं जी, जो कि आपका सबसे ज्यादा जो है वो कामयाब टेस्ट जो है वो कैप्टन रहा है। ना ही आपके पास इमरान खान है जो कि अपनी मौजूदगी के साथ साथ आपको बताए कि देखिए आपने परफॉर्म करना है, वरना फील्ड के ऊपर ही डांट पड़ जाएगी। ना ही आपके पास जो है वो जावेद मियांदाद जैसा आदमी है जो कि क्राफ्टी है, जो कि यानी कुछ ना कुछ यानी जरिया निकाल लेता है। इस वक्त की टीम में यह कहना कि टेस्ट में कौन सा कैप्टन है और T20 में और फलाना, मेरे नजदीक एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है। तीनों फॉर्मेट्स में एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है, इसलिए कि हमने उसको ग्रूम ही नहीं किया। हमने किसी प्लेयर को नायब कप्तान बना के और उसको जिस यानी रिजवान को आपने ट्राई किया, उसको आपने ग्रूम किया, लेकिन जब वो कैप्टन बना तो हमने देखा कि यार ये क्या कर रहा है, और यार इतना क्रंच मैच है और आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। आपने ठीक है 40-42 कर लिए, 46 कर लिए फलाना। बाबर आजम को हमने देख लिया, हमने शाहीन शाह अफरीदी को देख लिया। देखिए, अच्छा प्लेयर जरूरी नहीं है कि अच्छा कैप्टन हो। ये कैप्टन और अच्छा प्लेयर करना, कोई एक आध रिकी पॉन्टिंग निकलता है, कोई एक आध मिसबाउल हक निकलता है, कोई एक आध आपको कपिल देव नजर आता है, कोई एक आध आपको जो है वो इमरान खान नजर आता है। उस तरह का करने के लिए कम से कम 4-5 साल तक प्लेयर्स को उनकी जगह पे खिलाएं, उनके ऑर्डर को चेंज ना करें, उनको तसल्ली दें कि वो अगला मैच भी खेलेंगे, और फिर उसके बाद 1 साल 2 साल के बाद देखें कि किसके आसाब ज्यादा हैं और किसका दिमाग ज्यादा चलता है। पीसीबी मैनेजमेंट को मेरा एक मशवरा है, दिमाग चलता हो, क्रिकेटिंग सेंस हो, फिर बात बनती है। एक मशवरा यह है कि सोशल मीडिया से भी दूर रहें। आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि किसी की पजीराई हो रही है, आप उसको टीम में शामिल कर लेते हैं कि चले आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर वो परफॉर्म कर जाता है। नहीं, सोशल मीडिया के तो हम बहुत नजदीक हैं, कोई मसला ही नहीं है। आज के सवाल नहीं हो सकते जी, शुक्रिया ज़ौक। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि इंडिया को पीछे ना छोड़ा तो शहबाज नाम नहीं। इंडिया को पीछे ना छोड़ा तो शहबाज नाम नहीं। ज़रूरी सवाल यह है कि इंडिया को पीछे छोड़ने से पहले अच्छा ना होगा कि हम करप्शन और नाइंसाफी से पीछा छुड़ा लें? जी। आज का गैर जरूरी सवाल, मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया है कि क्रिकेट को सियासत ने तबाह कर दिया है। क्रिकेट को सियासत ने तबाह कर दिया है, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा। गैर जरूरी सवाल यह है कि क्रिकेट को तो आप एक तरफ रखें, आप कोई एक शोबा पाकिस्तान में ऐसा बता दें कि जिसको सियासत ने तबाह नहीं किया। राइट। हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक से आगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।